तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लैब असिस्टेंट के लिए ज्योग्राफी। राजस्थान में जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसमें जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो अपन पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो टॉपिक है पहला, मेरे हिसाब से जो मैं करवा रहा हूँ वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो रुक गया था, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहले तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ क्या रहे थे? तीसरे नंबर की कोर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोर पढ़ रहे थे। कोर को मैंने दो भागों में बताया था। दो भाग कौन से? एक तो बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर, इनको दो भागों में बांटा था। तो बाह्य कोर थी वो द्रव अवस्था में है। जो बाह्य कोर है वो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में बताई जाती है। ठोस अवस्था में बताई जाती है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पता लगाया गया है कि बाह्य जो कोर है वो द्रव अवस्था में है, आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में है। बाह्य कोर का जो घनत्व है वो अलग है और आंतरिक कोर का घनत्व अलग है, लेकिन इन दोनों का घनत्व एक साथ पढ़ा जाता है। तो इन दोनों का घनत्व कितना माना जाता है? 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कोर का घनत्व कितना है? 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ से कहाँ तक है? कोर की जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक। बाह्य कोर की गहराई कितनी है? बाह्य कोर की गहराई है 2900 किलोमीटर से 5150 5150 किलोमीटर तक बाह्य कोर है। और 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक कौन सी कोर है? आंतरिक कोर है। आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, बाह्य कोर द्रव अवस्था में है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी कोर की बात। अब बाह्य कोर और आंतरिक कोर को जो अलग करने वाली असंबद्धता है वो कौन सी है? तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करने वाली जो असंबद्धता है, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, कोमोरे गुले। ठीक है, तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करने वाली जो असंबद्धता है वो कौन सी है? लास्ट वाली। इसका मतलब लेहमन असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता? लेहमन असंबद्धता। ठीक है, आ गई बात समझ में। कोमोरेगुले, सबसे पहले क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से, कौन सी? कॉनरोड। फिर क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से कौन करता है? मोहरविक। ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से, निचले मेंटल से कौन करता है? रेपिटी। निचले मेंटल को बाह्य कोर से या ऊपरी कोर से गुटेनबर्ग। और बाह्य कोर को आंतरिक कोर से कौन सा? लेहमन असंबद्धता। ठीक है, आगे बात समझ में। मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बना के बता देता हूं एक बार। ठीक है, देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो अपनी पृथ्वी की संरचना है। एक टुकड़ा काट लिया अपन लोगों ने पृथ्वी से, और ये पृथ्वी की एक टुकड़ा काट के अपन लोगों ने इसको बता दिया। तो ये जो बाह्य संरचना है इसको बोलते हैं क्रस्ट। बाह्य संरचना क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्रस्ट। ठीक है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है वो पाई जाती है कोनार्ड असंबद्धता। कोनार्ड असंबद्धता, आप अगर चाहो तो बना सकते हो ये नोट्स। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल से नीचे भी एक, ऊपरी मेंटल से ऊपर भी एक चीज पाई जाती है। मैंने कल आपको लोगों को बताया था, एस्थनोस्फेयर। एस्थनोस्फेयर, ठीक है, 0 से 2 तक, 0 से 2, सॉरी 0 से 2 नहीं, 10 से कितनी बताई थी यार, हाँ 10 से 200 किलोमीटर तक। कितनी किलोमीटर तक?
10 से 200 किलोमीटर तक, यहाँ तक 200 किलोमीटर। और ये जो भाग था वो एस्थनोस्फेयर था, एस्थनोस्फेयर, एस्थनोस्फेयर। तो यहाँ से जो निचली परत है, निचली जो क्रस्ट है, उससे ये ऊपरी मेंटल का ही भाग है, ठीक है। ऊपरी मेंटल की जो गहराई है वो 700 किलोमीटर तक है, 700 किलोमीटर तक। और 700 किलोमीटर से ऊपर क्या है, ऊपरी मेंटल है। एस्थनोस्फेयर भी क्या है, ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है। ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपरी भाग क्या है, एस्थनोस्फेयर। और एस्थनोस्फेयर कहाँ तक पाया जाता है, 200 किलोमीटर तक। तो ऊपरी मेंटल यहाँ पे भी, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या मानेंगे अपन, ऊपरी मेंटल मानेंगे। तो यहाँ पर निचली क्रस्ट खत्म हो गई, ठीक है। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है। तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है वो है मोहोरोविक असंबद्धता, मोहोरोविक असंबद्धता। कौन सी, मोहोरोविक असंबद्धता, ठीक है। इसका जो घनत्व है वो कितना है, क्रस्ट का घनत्व है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इनके जो घनत्व है वो गहराई के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। और ऊपरी मेंटल का जो घनत्व है वो 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। क्यूब है, ये स्क्वायर नहीं है। आगे ये बात समझ में। अब 700 से नीचे क्या है, 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक कौन सा मेंटल पाया जाता है, निचला मेंटल, निचला मेंटल। और निचला मेंटल और ऊपरी मेंटल, इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता पाई जाएगी वो है रेपिटी असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता, रेपिटी असंबद्धता। आप लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। निचले मेंटल और ऊपरी मेंटल के बीच में कौन सी पाई जाएगी, रेपिटी असंबद्धता। निचले मेंटल की गहराई कितनी है, 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर। अब 2900 किलोमीटर से क्या शुरू हो जाएगा, कोर शुरू हो जाएगा। कोर के भी दो भाग बताए थे मैंने, कौन कौन से, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो बाह्य कोर कहाँ से कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक, 5150 किलोमीटर तक, ठीक है। तो निचला मेंटल प्लस बाह्य कोर, निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में ये जो असंबद्धता है वो असंबद्धता कौन सी है, तो इस असंबद्धता का नाम है गुटेनबर्ग। कौन सी असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। तो बाह्य कोर और फिर सबसे लास्ट वाली कौन सी कोर है, आंतरिक कोर, आंतरिक कोर, ठीक है। बाह्य कोर ठोस द्रव अवस्था में है, ठीक है, और आंतरिक कोर ठोस अवस्था में। और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे बोलते हैं 5150 किलोमीटर के आसपास, वो है लेहमन असंबद्धता, लेहमन असंबद्धता। आगे बात समझ में। इनकी गहराई, इसकी जो गहराई है वो आप लोगों को पता चल गई। ऊपरी मेंटल की 0 से 30 या 30 से 50 की 30 से 50 ऊपरी क्रस्ट की। और मेंटल की कहाँ से शुरू होती है, 50 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल की। और 200 किलोमीटर तक एस्थनोस्फेयर पाया जाता है। और एस्थनोस्फेयर मेंटल का ही सबसे ऊपरी भाग है जो तरल अवस्था में, गाढ़ी अवस्था में पाया जाता है, जिसे मैग्मा चैम्बर कहा जाता है, ठीक है। और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रेपिटी असंबद्धता 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर होता है। माफ़ कीजिएगा। निचला मेंटल फिर 2900 किलोमीटर से लास्ट 6371 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, कोर पाया जाता है। कोर भी दो भागों में है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर द्रव अवस्था में है, आंतरिक कोर ठोस अवस्था में, ठीक है। निचला मेंटल और बाह्य कोर को अलग करने वाला गुटेनबर्ग, बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करने वाला लेहमन असंबद्धता। आगे बात समझ। इनका घनत्व देखते हैं। निचला मेंटल निचला मेंटल का जो घनत्व है वो है, ऊपरी मेंटल का घनत्व कितना है, 4.48। ये 4.48 ही नहीं है, ये बार 48 नहीं है, ये 4.3 ग्राम है, 4.3 ग्राम है। मुझे 38 दिखा वो, ठीक है। तो ये बदलती रहती है, जैसे जैसे गहराई बदलेगी, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे इनके घनत्व में भी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी होती जाएगी। और निचला मेंटल का जो घनत्व है वो 5.5 से लेकर के 10 ग्राम तक है। कितना है, 5.5 से लेकर के 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कोर का जो घनत्व है
वो आप लोगों को मैंने बता दिया था 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपके पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये 30 से 50 किलोमीटर है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 30 से 50 किलोमीटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब पृथ्वी की क्रस्ट में और पृथ्वी के अंदर मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट में कौन से मिनरल पाए जाते हैं वो देखेंगे, संपूर्ण पृथ्वी में कौन से मिनरल पाए जाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो भूपर्पटी में विभिन्न तत्वों की मात्रा देखेंगे अपन। किस में देखेंगे? भूपर्पटी में विभिन्न तत्वों की मात्रा, भूपर्पटी क्या थी? भूपर्पटी मैंने आप लोगों को क्या बताया था? क्रस्ट। क्या बताया था? क्रस्ट। यहाँ लिख देता हूँ क्रस्ट, ठीक है। हम ये पढ़ेंगे क्रस्ट, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, उसमें विभिन्न तत्वों की मात्रा कितनी कितनी है। यानी कि केवल पूरी पृथ्वी में नहीं देखना अपने को, केवल जो क्रस्ट है ऊपर ऊपर की, उसमें देखना है कि उसमें कौन सी मात्रा में कितना जो कौन सा तत्व है वो पाया जाता है। तो आप लोग ये सारणी बना लीजिए, ठीक है। ये सारणी बना लीजिए आप लोग। यहाँ पर लिख लीजिए तत्व, कि तत्व कौन सा है और इसकी मात्रा प्रतिशत में। किस में लिखनी है? प्रतिशत में। तो तत्व सबसे पहला लगाते हैं हम। जो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा कौन से तत्व की है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन भी ऑप्शन में आएगा और ऑक्सीजन भी ऑप्शन में आएगा। तो नाइट्रोजन वायुमंडल के हिसाब से 78% है, लेकिन स्थल मंडल में क्या? भूपर्पटी में स्थल मंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी है? ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक है, और वो कितनी है? 46.8%। इसके बाद में 2 नंबर पर है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। ये केवल अपन क्रस्ट की बात कर रहे हैं, भूपर्पटी की। एल्यूमिनियम कितना % है इसमें? एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पर आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा सिलिकॉन। क्या आएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन है इसमें 27.72%। इसके बाद में तीसरे नंबर पर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है? 8.1%। 4 नंबर पे है अपने पास लोहा। देखो क्रस्ट में लोहा सबसे कम पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाएंगे लोहे की जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी, और लास्ट में जब कोर में जाएंगे तो कोर तो बना ही और लोहे और निकल से है। बना ही किससे है? लोहे और निकल से है। तो लोहे की सर्वाधिक मात्रा निकल और जो कोर में है वहाँ पर पाई जाती है। तो क्रस्ट में लोहे की मात्रा वो कम पाई जाती है। वो कितनी है? 5%। नंबर 5 पे है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम की मात्रा है भूपर्पटी में 3.63। इसके बाद में है सोडियम। क्या है? सोडियम की मात्रा है 2.83। 7 नंबर पे है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम है 2.59%। और 8 नंबर पे है मैग्नीशियम 2.09। ठीक है, ये प्रतिशत की मात्राएं हैं कि कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो क्रस्ट है वो मुख्यतः कितने तत्वों से मिलकर के बनी है? 8 तत्वों से मिलकर के बनी है। मुख्यतः कितने तत्वों से मिलकर के बनी है? 8 तत्वों से मिलकर के बनी है। और 8 तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। क्रस्ट का 80% भाग 4 पदार्थों से ही मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से पदार्थ हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। पृथ्वी का जो 80% भाग है वो इन चारों से ही मिलकर के बना हुआ है, क्रस्ट वाला भाग। ठीक है, ऊपरी परत को अपन क्या कहते हैं? भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। अब देखते हैं संपूर्ण पृथ्वी में। ये तो क्या थी? क्रस्ट की बात थी, केवल भूपर्पटी की बात थी। अब क्या देखेंगे? संपूर्ण पृथ्वी में तत्वों की मात्रा क्या है? संपूर्ण पृथ्वी में तत्वों की मात्रा, ठीक है, और वो कितनी प्रतिशत है वो देखेंगे। तो आप यहाँ पर भी एक सारणी बना लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को।
ठीक है, दिखाई दे रहा है? एक मिनट रुका, मैं चेक करता हूँ। दिखाई नहीं दे रहा, मैं शेयर डालता हूँ इसमें, रुकना 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी में, ये तो केवल प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, और ये संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही है। तो आप लोग याद रखिएगा कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी तत्व की पाई जाती है? तो लोहा तत्व की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। और भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? ऑक्सीजन की पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए तत्व और यहाँ पर लिखिए मात्रा, और मात्रा भी किसमें? प्रतिशत में। ऐसे पूछा जाए कि स्थलमंडल में सबसे ज़्यादा या पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन से तत्व की मात्रा पाई जाती है? तो वहाँ पर ऑक्सीजन मत करके आना, वहाँ पर क्या करके आओगे? लोहा करके आओगे। क्या करके आओगे? लोहा करके आओगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा है, क्या है? सबसे ज़्यादा लोहा। कितना है? लोहा। लोहा कितना है? 35%। संपूर्ण पृथ्वी में पूछा जाए कि संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है, तो वहाँ पर अपने को करके आना है लोहा। लेकिन जब पूछा जाए कि स्थल मंडल में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है, तो वो कौन सा आएगा? ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, स्थल मंडल अलग है, ठीक है, और संपूर्ण पृथ्वी अलग चीज़ में आती है। स्थल मंडल, केवल स्थल मंडल वो आता है लिथोस्फीयर, जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के भाग से बना हुआ है। ठीक है, बात याद रखना इस चीज़ को। तो सबसे ज़्यादा कौन सा भाग है? लोहा। लोहा। नंबर 2 है, 2 पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 30%। 3 है सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन है 15%। नंबर 4 है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है 13%। नंबर 5 है निकेल। निकेल, निकेल है 2.4%। ठीक है, नंबर 7 है सल्फर। सल्फर है 1.9%। नंबर 8 है कैल्शियम। 5, 6, ये 6 है। 6 नंबर पे सल्फर है 1.9, और 7 नंबर पे है कैल्शियम। कैल्शियम है 1.1%, और नंबर 8 पर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम भी कितना प्रतिशत है? 1.1% है। तो संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक तत्वों की मात्रा कौन से तत्व की है? लोहे की है। कितनी प्रतिशत है? 35% है। लोहे के बाद में ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 30% है। ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना? 15। फिर मैग्नीशियम 13%, निकल 2.4, सल्फर 1.9, कैल्शियम 1.1 और एल्यूमिनियम 1.1। तो पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 90% भाग कौन से तत्व बनाते हैं? ये केवल ये 4 तत्व बनाते हैं। पृथ्वी का लगभग 90% जो भाग है वो कौन बनाते हैं? केवल लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, पृथ्वी का 90% भाग लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम बनाते हैं। ये सारणी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको उतार लीजिए। तो भू प्रपट्टी में सबसे ज़्यादा कौन से तत्व? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। और संपूर्ण पृथ्वी में लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। लिथोस्फीयर में पूछा जाए स्थलमंडल में सबसे ज़्यादा जो तत्व है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, 46.8% तो क्रस्ट में हो गया, और स्थलमंडल, वायुमंडल, ठीक है, टोटल मिला करके। लेकिन यहाँ पर केवल संपूर्ण पृथ्वी पूछा जाए तो लोहा 35% है सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्रस्ट में ऑक्सीजन पाई जाएगी सबसे ज़्यादा 46.8%। क्वेश्चन पूछा गया है नेट की एग्ज़ाम जो पीजी करने के बाद में लगती है, उसमें पूछा गया है कि स्थलमंडल में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है ऑक्सीजन, उसमें आंसर था। ठीक है, ये तो हो गई अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं। अब अपन जो पढ़ेंगे टॉपिक वो पढ़ेंगे चट्टान। क्या पढ़ेंगे? चट्टानें। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो चट्टानें व उनके प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
रॉक्स एंड उनके टाइप। तो दोस्तों धातुओं के अलावा, जो धातुएं होती हैं उनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ठोस अवस्था में हैं या फिर असंगठित अवस्था में हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? चट्टान कहलाती हैं, रॉक्स कहलाती हैं। ठीक है। चट्टानों में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? चट्टानों में मुख्यतः पाए जाते हैं खनिज, और खनिजों से मिलकर ही क्या बनती है? चट्टान बनती है। खनिजों से मिलकर ही चट्टान बनती है। अपनी पृथ्वी में लगभग मुख्यतः 200 से भी ज़्यादा जो है वो खनिज पाए जाते हैं, 200 से भी ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं। लेकिन उन 200 तत्वों में से 24 तत्व ऐसे हैं जिनसे पृथ्वी मुख्यतः बनी हुई है। ठीक है, जिनसे चट्टानें मुख्यतः बनी हुई है। और इन 24 में से भी 8 तत्व 8 क्या, इन 24 तत्वों में से भी 6 तत्व ऐसे हैं जो लगभग सभी चट्टानों में पाए जाते हैं। और वो 8 तत्व कौन कौन से हैं? वो है अपना क्वार्ट्ज। कौन सा? क्वार्ट्ज हो गया, या फिर इसके अलावा दूसरा हो गया अब्रक हो गया, पायरोक्सिन हो गया, पायरोक्सिन है। उसके बाद में है ओलिवीन, उसके बाद में है फेल्सपार। ओलिवीन दिख रहा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ओलिवीन, फेल्सपार। और फेल्सपार के अलावा है एम्फीबोल्स, ठीक है। क्वार्ट्ज, अब्रक, पायरोक्सिन, ओलिवीन, फेल्सपार और एम्फीबोल्स, ये ऐसे तत्व हैं जो मुख्यतः चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्यतः चट्टानों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? क्वार्ट्ज, अब्रक, पायरोक्सिन, ओलिवीन, फेल्सपार व एम्फीबोल्स। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन इन 6 में से भी 2 तत्व ऐसे हैं जो मुख्यतः सामान्यतः हर चट्टान में पाया जाता है, यानी कि हर चट्टान में जो तत्व पाया जाता है वो है फेल्सपार और क्वार्ट्ज। 2 तत्व ऐसे हैं जो लगभग प्रत्येक चट्टान में पाए जाते हैं, और वो कौन सा है? फेल्सपार व क्वार्ट्ज। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कि मुख्यतः चट्टानों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? फेल्सपार व क्वार्ट्ज। और मुख्यतः लगभग कौन से कितने पाए जाते हैं? 6 तत्व पाए जाते हैं। सामान्यतः तो ये पाए जाते हैं, और मुख्यतः कौन से? क्वार्ट्ज, अब्रक, पायरोक्सिन, ओलिवीन, फेल्सपार व एम्फीबोल्स। लेकिन लगभग सामान्यतः हर चट्टान में कौन से पाए जाते हैं? फेल्सपार व क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया अभी कि जो 4 तत्व हैं पृथ्वी में, 4 तत्व ऐसे हैं जो पृथ्वी के 90% हिस्सा तैयार करते हैं। पृथ्वी में 4 तत्व ऐसे हैं जो पृथ्वी का लगभग 90% हिस्सा तैयार करते हैं, जिनमें मैंने आप लोगों को बताया था आयरन, लोहा, उसके बाद में ऑक्सीजन के बाद में सिलिकॉन, ठीक है, और सिलिकॉन के बाद में बताया था मैंने आप लोगों को मैग्नीशियम। ठीक है, ये बताए थे ना। इन 4 तत्व, ये जो 4 तत्व हैं ये मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी की लगभग 90% चट्टानों का निर्माण करते हैं। 90% चट्टानों में आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाएगा पृथ्वी की में, संपूर्ण पृथ्वी की में। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखते हैं चट्टानें क्या होती है, कैसे बनती है। तो चट्टानों का मूल स्रोत क्या होता है? चट्टानों का मूल स्रोत होता है मैग्मा। चट्टानों का मूल स्रोत क्या है? मैग्मा। मैग्मा कहाँ से आता है? एस्थनोस्फीयर से आता है। कहाँ से आता है? एस्थनोस्फीयर से। जब ये पृथ्वी के अंदर रहता है तो मैग्मा कहलाता है, लेकिन जब ये पृथ्वी के बाहर उद्गारित होता है तब क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। तो चट्टानों का मूल स्रोत क्या है? मैग्मा। याद रखना, चट्टानों का मूल स्रोत पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला मैग्मा है। ठीक है, चट्टानें क्या होती है? अलग अलग खनिजों से मिलकर के बनी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि चट्टानें केवल एक ही तत्व से मिलकर बनी होती है, और उन चट्टानों को क्या कहते हैं?
एकल चट्टानें, क्या कहते हैं? एकल चट्टानें। कई बार चट्टानें केवल एक ही तत्व से बनती है, जिन्हें एकल चट्टानें कहा जाता है। जैसे सोना की हुई, सोना की जो रॉक है वो हुई, चांदी हुआ, इसके अलावा ग्रेफाइट हुआ, ठीक है, इसके अलावा हीरा हुआ। ये सभी क्या है? एकल चट्टानें हैं। इनका निर्माण केवल एक ही तत्व से होता है, या तो सोना होगा, चांदी होगा, ग्रेफाइट होगा या हीरा होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पढ़ तो हम रहे चट्टानों के बारे में, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। तो पृथ्वी पर कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। कोयला भी है, सोना भी है, चांदी भी है, फेल्सपार भी है, क्वार्ट्ज भी है, ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है। कई तरह की चट्टानें हैं, कई तरह की। पत्थर भी आते हैं, उनमें से मिट्टी भी बनती है, कई तरह की चट्टानें हैं। इन सभी चट्टानों को अलग अलग ना पढ़ते हुए इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, मुख्यतः 3 समूहों में बांटा जाता है, ठीक है। चट्टानों को मुख्यतः 3 समूहों में बांटा जाता है, 3 समूहों में बांटा जाता है, ठीक है। और वो 3 समूह किस आधार पर बांटते हैं? वे 3 समूह हम बांटते हैं निर्माण की विधि के प्रकार के आधार पर। वे 3 समूह हम बांटते हैं निर्माण की विधि के आधार पर, निर्माण की विधि के आधार पर। मोड ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से हम उन्हें बांटते हैं। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन या निर्माण की विधि के आधार पर चट्टानों को कितने समूहों में बांटा गया है? 3 समूहों में बांटा गया है। और वो 3 समूह कौन कौन से हैं? तो नंबर पहले समूह की चट्टान है आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, ये भी याद रखना आप लोगों को। नंबर दूसरा समूह है अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान। माफ़ करिएगा, वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। नंबर 3 तीसरा समूह है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, और इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। ये निर्माण विधि के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में बांटा जाता है, कितने समूहों में बांटा जाता है? 3 समूहों में बांटा जाता है। आग्नेय समूह है, अवसादी समूह है और कायांतरित समूह है, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं अपन कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? आग्नेय चट्टान के बारे में, कि आग्नेय चट्टान होती क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, कैसी होती है, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये सब इसमें जानेंगे अपन। तो सबसे पहले पॉइंट लगाइए आप लोग, आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण जानेंगे। इसका निर्माण होता है मैग्मा के ठंडा होने और उसके जमने से, कठोर होने से इसका निर्माण होता है। जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर से निकल के आता है, और जब वह बाहर आता है तो वायुमंडल के संपर्क में आकर वो क्या होता है? ठंडा होता है और जम जाता है, और उससे क्या हो जाता है? वो कठोर हो जाती है, और उससे किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिखिए, मैग्मा के ठंडा होकर जमने व कठोर होने से, कठोर होने से, मैग्मा के ठंडा होकर जमने व कठोर होने से किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इन चट्टानों को क्या कहते हैं?
प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, या फिर इन्हें जनक चट्टानें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक चट्टानें, यानी कि माता पिता जनक होते हैं तो इन्हें जनक चट्टानें भी कहा जाता है। इन्हें जनक चट्टानें क्यों कहा जाता है? जनक चट्टानें क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले जो चट्टान का निर्माण हुआ था वो इन्हीं चट्टान का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर लिख लीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ, इसी चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? इसी चट्टान का निर्माण हुआ, क्योंकि तब तो लावा बह रहा था और जैसे जैसे लावा ठंडा हुआ कौन सी चट्टान का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो दो और चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, इन दोनों चट्टानों के रूप में, इन दोनों चट्टानों के लिए ये किसका काम करती है? आधारभूत चट्टान का काम करती है। किसका काम करती है? आधारभूत चट्टान का, यानी कि इन दोनों अवसादी और कायांतरित चट्टान का जो विकास होगा वो आग्नेय चट्टान पर ही होगा, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आधारभूत चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा कठोर होती है। ये बहुत ज़्यादा क्या होती है? कठोर होती है। ठीक है, जिसके कारण इसका अपरदन आसानी से नहीं हो पाता। इसके अंदर से जो पानी है वो आसानी से रिस नहीं सकता। तो यहाँ पर लिख दीजिए, पानी आसानी से रिस नहीं सकता, क्योंकि ये कठोर होती है। किसकी बनी होती है? लावे की बनी होती है, बिल्कुल जम जाती है। इनमें परतें नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? परतें नहीं पाई जाती, क्योंकि एक साथ लावा बाहर आता है और वही ठंडा होकर के जम जाता है। इनमें परतें नहीं पाई जाती, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इनमें जोड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जोड़ पाए जाते हैं। जोड़ पाए जाते हैं, जॉइंट्स होते हैं ना, वो पाए जाते हैं। जॉइंट्स क्यों पाए जाते हैं? कि मान लो किसी समय पर एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और बाहर आकर के लावा ठंडा होकर के जम गया, फिर थोड़े समय बाद उस पर उसी समय उसी जगह फिर से लावा का उद्गार हुआ और वही लावा उस पहले वाले जमे हुए जो लावा था उसके ऊपर आकर के जम गया। तो दोनों के बीच के अंदर एक जॉइंट बन गया ना। ठीक है, दोनों के बीच के अंदर एक जॉइंट बन गया। एक तो पहले 2 साल पहले जो जमा था वो है और एक आज जमा है वो है। इन दोनों के बीच में जॉइंट हो गया, तो इनमें जोड़ पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं, जबकि परतें नहीं पाई जाती है। याद रखना, परतें नहीं पाई जाती। और मेग्मा से निर्मित होने के कारण इनमें क्या नहीं पाए जाते? इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। मेग्मा से निर्मित होने के कारण इनमें क्या भी नहीं पाए जाते? जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। मेग्मा है, लावा है, जीवाश्म कहाँ से आएंगे? लावा के अंदर कौन सा जीव पनपता है? जो होता है वो भी भस्म हो जाता है, उसके भी सारे जो नामो निशान है वो मिट जाते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये होती है रवेदार। इनके जो कण होते हैं, इनकी जो चट्टानें होती है वो कैसी होती है? रवेदार होती है। चट्टानें कैसी होती है? रवेदार होती है। जो कि जो रवे होते हैं इनके, उनका आकार, लाइट आ गई, थैंक यू भगवान, रवेदार होती है। इन रवों का आकार, संरचना, प्रकृति ये क्या होती है? समय समय पर बदलती रहती है। और ये बदलती क्यों है? जो लावा होता है उसकी प्रकृति को देखते हुए बदलती है। जैसे लावा कहाँ पर ठंडा हो रहा है, पृथ्वी के नीचे ठंडा हो रहा है या पृथ्वी के बाहर ठंडा हो रहा है। ठीक है, कितनी देर में ठंडा हो रहा है। ज़्यादा देर लगाएगा तो रवे मोटे बनेंगे और कम देर लगाएगा तो रवे छोटे बनेंगे। आ गई बात समझ में? ये रवेदार होती है और ये इनकी संरचना, संगठन, ठीक है, और आकार ये बदलता रहता है। ठीक है, जो लावे की जो जमाव होने का जो बिंदु है उसके अनुसार ये बदलता रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में? ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। अब देखेंगे कि चट्टान, जो आग्नेय चट्टान होती है वो कितने प्रकार की होती है। ये तो हो गई आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। निर्माण मेग्मा के ठंडा होकर जमने व कठोर होने से होता है। इन्हें प्राथमिक या जनक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ। आधारभूत चट्टान का काम करती है किसके लिए? अवसादी और कायांतरित चट्टान के लिए। ये बहुत कठोर होती है, पानी आसानी से रिस नहीं सकता इनमें परतें नहीं पाई जाती है, लेकिन जोड़ पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म नहीं मिलते हैं, रवेदार होती है। रवेदार, इनके जो रवे हैं उनकी संरचना, संगठन और आकार बदलते रहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखते हैं आग्नेय चट्टानों के प्रकार। नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और चैनल पर आप अगर पहली बार आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आग्नेय चट्टान के प्रकार। आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण कि कितने भागों में कौन कौन सी चट्टानें में ये बांटा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पारंपरिक तरीका था इसका वो पढ़ते हैं कि पुराने समय में आग्नेय चट्टानों को कैसे बांटा जाता था। तो पुराने चट्टाने में जो आग्नेय चट्टानों को बांटा जाता था वो किसके आधार पर बांटा जाता था? सिलिका के आधार पर। सिलिका के आधार पर। देखो फ्रेंड्स, मैं जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रही है। मैं चाहता तो बिल्कुल धीरे धीरे भी पढ़ा सकता था, जो और कोचिंग चैनल है उनके उसके अनुसार। ठीक है, जैसे सिलिका के आधार पर मैं पढ़ा के देखता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना, नहीं वरना जो स्पीड चल रही है वही बता देना। ठीक है, सिलिका के आधार पर। तो जितनी मात्रा सिलिका की होगी उसके आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सिलिका की मात्रा के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहली चट्टान है अम्लीय चट्टान। कौन सी है? अम्लीय चट्टान। और दूसरी है क्षारीय चट्टान। दूसरी है क्षारीय चट्टान। ठीक है, अम्लीय चट्टान की विशेषता क्या होती है कि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और क्षारीय चट्टान की जो विशेषता है वो क्या होती है? इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो ये पारंपरिक तरीका है। ठीक है, पारंपरिक तरीका पहले माना जाता था इसे वैलिड, वर्तमान में ये कोई आधार नहीं रह गया है चट्टानों को बांटने का। ठीक है, तो पहले था तो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो सिलिका की मात्रा अम्लीय चट्टान में कितने % होती है? इसमें होती है 65 से 85% तक इसमें सिलिका की मात्रा होती है। ठीक है, अम्लीय चट्टान में सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 65 से 85% सिलिका। और इस 65 से 85% सिलिका की मात्रा होने के कारण ही ये जो लावा होता है वो क्या होता है? गाढ़ा होता है। क्या होता है? लावा गाढ़ा होता है। गाढ़ा होने के कारण ये जो लावा है वो तीव्र गति से जमता है। तीव्र गति से जमता है, याद रखना। जिस लावे में सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होगा वो तीव्र गति से जमेगा, गाढ़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, जो चट्टान की प्रकृति होगी वो अत्यधिक कठोर चट्टान बनेगी। कैसी बनेगी? अत्यधिक कठोर चट्टान बनेगी। इसके अलावा इन चट्टानों की जो रवे होंगे वो क्या होंगे? बड़े होंगे। क्या होंगे? बड़े होंगे। और अम्लीय चट्टानों में सबसे बढ़िया उदाहरण है, एग्जाम्पल के लिए, वो है ग्रेनाइट। कौन सा नाइट? ग्रेनाइट। एक ग्रेनाइट सबसे बढ़िया उदाहरण है किसका? अम्लीय चट्टान का। और ग्रेनाइट के रवे आप लोगों को क्या होते हैं? रवे बड़े होते हैं इसके। ठीक है, रवे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ये तो होगी अम्लीय चट्टान। सिलिका की मात्रा 65 से 85%, लावा गाढ़ा होता है, तीव्र गति से जमता है, अत्यधिक कठोर चट्टानें बनती हैं, रवे बड़े होते हैं। और एग्जाम्पल सबसे बढ़िया ग्रेनाइट। अम्लीय चट्टान का एग्जाम्पल याद रखना ग्रेनाइट। नेक्स्ट है क्षारीय चट्टान। क्षारीय चट्टान में अम्लीय चट्टान की अपेक्षा सिलिका का कंटेंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, सिलिका का कंटेंट कितना होगा इसमें? इसमें सिलिका का कंटेंट होगा 45 से 60% के पास। ठीक है, 45 से 60% इसमें सिलिका होगा। सिलिका कम होगा तो ये क्या होगा? पतला होगा। ठीक है, पतला होगा तो देर से जमेगा। ठीक है, देर से जमेगा। गाढ़ा होगा तो जल्दी से जम जाएगा, गाढ़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये पतला है तो पतला होने के कारण पहले तो ये गाढ़ा होगा, फिर गाढ़ा होते 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 धीरे धीरे ठंडा होगा। तो जमने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। रवे क्या होंगे? रवे टाइम ज़्यादा लगेगा तो रवे छोटे होंगे। ठीक है, रवे क्या होंगे? छोटे होंगे। और इसी के कारण, पतला होने के कारण, ये जो चट्टानें होंगी वो क्या होगी? अम्लीय चट्टान की अपेक्षा मुलायम होगी। अम्लीय चट्टान की अपेक्षा क्या होगी? मुलायम होगी। और सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है क्षारीय चट्टान का, वो है बेसाल्ट। बेसाल्टिक चट्टान, बेसाल्टिक चट्टान। और इसके अलावा गैब्रो। कौन सी है? बेसाल्टिक चट्टान या फिर गैब्रो। बेसाल्ट या फिर गैब्रो, ये क्षारीय चट्टान के उदाहरण है, बेसाल्ट और गैब्रो। ठीक है, आगे बात समझ में। अम्लीय और क्षारीय चट्टान। अम्लीय किसके आधार पर बांटा गया है?
सिलिका के आधार पर। ये पारंपरिक तरीका है और वर्तमान में ये कोई तरीका नहीं रह गया है। इसे आप लोग बस इतना याद रखना कि अम्लीय चट्टान में सिलिका ज़्यादा होती है और क्षारीय चट्टान में सिलिका कम होती है। ग्रेनाइट उदाहरण याद रखना और इसके क्षारीय के भी बेसाल्ट और गेब्रो याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब जो वर्तमान में आधुनिक तरीका है वो देखते हैं कि किस आधार पर आग्नेय चट्टानों को बांटा गया है या बांटा जाता है। तो वो है उत्पत्ति स्थान की भिन्नता के आधार पर। लावा की उत्पत्ति कहाँ पर हो रही है? लावा की उत्पत्ति धरातल पर बाहर की ओर हो रही है या फिर लावा पृथ्वी की जो परतें हैं अंदर उन्हीं में जम जाता है। तो उन्हीं के आधार पर जो आग्नेय चट्टान है उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि उत्पत्ति स्थान की भिन्नता के आधार पर, उत्पत्ति स्थान की भिन्नता के आधार पर, भिन्नता के आधार पर हम आग्नेय चट्टानों को बांटेंगे। कौन कौन सी चट्टानों में बांटेंगे? इसे 2 वर्गों में बांटा जाता है। उत्पत्ति स्थान की भिन्नता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। तो 2 वर्ग कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ते हैं। एक तो है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। कौन सी? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। और दूसरी है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, ठीक है। उत्पत्ति स्थान की भिन्नता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान और बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान को इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक। और बहिर्भेदी को बोलते हैं एक्सट्रूसिव, ठीक है। आ गई बात समझ में? ये 2 प्रकार की चट्टानें हो गई, ठीक है। अब ये 2 प्रकार की चट्टानों को अब अपन पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति स्थान की भिन्नता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा? 2 वर्गों में बांटा। कौन कौन सी? अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान इंट्रूसिव, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान और एक्सट्रूसिव। अब अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान क्या होती है और बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान क्या होती है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान वे चट्टान होती है जिनमें लावा पृथ्वी के धरातल पर बाहर आकर के नहीं जमता, बल्कि पृथ्वी के अंदर ही उसकी परतों में जम जाता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर के भागों में जब लावा जमता है उसे बोलते हैं, और उससे निर्मित होने वाली चट्टानों को बोलते हैं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और जब लावा बाहर आकर के जमता है और उससे जो चट्टानें निर्मित होती है उन्हें बोलते हैं बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। आ गई बात समझ में? पृथ्वी के अंदर परतों में जब लावा जम जाता है तो इंट्रूसिव रॉक बनती है, और पृथ्वी के परतों के बाहर यानी कि धरातल के बाहर आकर के जब जमता है तो उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहली कौन सी है। पहली है, इसको भी मिटा देता हूँ, पहली है इंट्रूसिव, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। आप लिख लेना, टाइम खराब क्यों करें। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान वे चट्टानें जो मैग्मा के पृथ्वी के अंदर ही परतों में जमने से बनती है, ठीक है। अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान कौन सी होगी? वे चट्टानें जो मैग्मा के पृथ्वी के अंदर, धरातल के बाहर नहीं आता है, ऊपर नहीं आता है, अंदर ही जम जाती है, ठीक है। तो परतों में जमने से बनती है, उन चट्टानों को क्या बोलते हैं? अंतर्भेदी चट्टानें बोलते हैं। ये चट्टानें भी कितनी प्रकार की होती है? अंतर्भेदी चट्टानें भी 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? अंतर्भेदी चट्टानें भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है अंतर्भेदी चट्टानों में? एक तो होती है पातालीय चट्टान, पातालीय आग्नेय चट्टान, ठीक है। पातालीय आग्नेय चट्टान, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लूटोनिक। क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। और दूसरी होती है
मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान कौन सी होती है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, इसे बोलते हैं हाइपेबेसल। हाइपेबेसल इग्नियस रॉक। दो प्रकार की होती है। अंतर्वेदी चट्टानें भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली है पातालीय आग्नेय चट्टान, जिसे प्लूटोनिक बोलते हैं, और दूसरी होती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान या हाइपेबेसल आग्नेय चट्टान। पातालीय चट्टान क्या होती है? अब ये देखते हैं कि पातालीय चट्टान क्या होती है और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान क्या होती है। पातालीय चट्टान वे होती है, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक वे होती है जिनमें लावा पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई में ही जम जाता है। जिनमें लावा पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई में जम जाता है, आप लोगों को पता है कि जब अधिक गहराई में जमेगा तो जमने में भी क्या लगेगा? टाइम लगेगा, क्योंकि अंदर पृथ्वी में ऐसा तो है नहीं कि बाहर की तरह वातावरण में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, औसत तापमान रहता है। वहाँ पर तो तापमान ज़्यादा मिलेगा। तो जो ठंडी होगी, ये जो आग्नेय चट्टान होगी, वो जो लावा होगा वो क्या होगा? समय लेगा ठंडा होने में, और जब समय ज़्यादा लेता है तो रवें क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो बड़े होने के कारण एग्जाम्पल में क्या बताया था मैंने? एग्जाम्पल में बताया था ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट के रवे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो पातालीय आग्नेय चट्टान प्लूटोनिक क्या होगी? ऐसा चट्टान जो मैग्मा का अधिक गहराई में जम जाने से बनती है, ठीक है, उसे बोलते हैं पातालीय आग्नेय चट्टान प्लूटोनिक। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान क्या होती है? ये होती है जब पृथ्वी के ऊपर आने की कोशिश करता है लावा, लेकिन ऊपर आ नहीं पाता, ठीक है, ऊपर आ नहीं पाता, और पृथ्वी की सतह के नीचे ही इनमें जो क्रैक्स पाए जाते हैं चट्टानों में। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह चट्टान बराबर है, पूरी भरी हुई है, उनमें क्रैक्स हैं, ठीक है, अंदर क्रैक बने हुए हैं, परतें बनी हुई हैं, बीच बीच में छोटे छोटे भाग भी बने हुए हैं। कहीं पर कैल्शियम की चट्टानें, कहीं पर आजकल तो वो जो पानी है वो अपन लोगों ने खींच लिया, तो पानी के लिए भी जो जगह बची है खाली वो भी है। तो इन जगहों पर क्या होता है? ये लावा जम जाता है पृथ्वी की सतह पर आने से पहले। तो ये पर है पृथ्वी की सतह पर आने से पहले अंदर ही परतों में लावा जम जाता है। पृथ्वी के बाहर नहीं दिखाई देता ये लावा, पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, और उससे क्या बनती है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें बनती हैं। इन आग्नेय चट्टानों से कई प्रकार की आकृतियाँ बनती है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर। जैसे इनके रवे भी क्या होंगी? ना ही तो बड़े होंगे और ना ही छोटे होंगे। छोटे कब होते? जब ये धरातल के बाहर आकर के जमते, तुरंत जम जाते। बड़े कब होते? जब इनमें टाइम ज़्यादा लगता। लेकिन ये क्या है? धरातल में ऊपर जो उद्गारित होने से पहले ही जम जाते हैं। तो तापमान वहाँ पर क्या है? थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, इतना भी ज़्यादा नहीं है कि इतना ही ज़्यादा टाइम ले लें। तो इनको जमने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इनके रवे ना ही तो बड़े होते हैं और ना ही छोटे होते हैं। इनके रवे ना ही तो बड़े होते हैं और ना ही छोटे होते हैं, मध्यम आकार के रवे होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है, पातालीय आग्नेय चट्टान प्लूटोनिक और मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। प्लूटोनिक पातालीय किसे कहते हैं? अधिक गहराई में जम जाता है, एग्जाम्पल ग्रेनाइट। और पृथ्वी की सतह पर आने से पहले अंदर की परतों में जब लावा जम जाता है उसे बोलते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसके जो उदाहरण है वो देखते हैं अपन। तो एग्जाम्पल में जो आकृतियाँ बनती हैं वो है लेपोलिथ हो गई, जैसे लेकोलिथ हो गई, ठीक है, सिल हो गया, डाइक हो गया, सिल हो गया, डाइक हो गया, ठीक है। और ये जो चट्टानें हैं, ये जो आकृतियाँ हैं वो बनती है, ठीक है। कौन सी चट्टानें? कौन सी? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। लेपोलिथ, लेकोलिथ, सिल और डाइक कौन सी चट्टानों के उदाहरण है? हाइपेबेसल मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। और ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? पातालीय आग्नेय चट्टान का। आगे बात समझ में। तो चलिए देखते हैं, अब इन चीज़ों को पढ़ते हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को पढ़ते हैं कि ये जो आग्नेय चट्टानें हैं वो क्या है।
एक मिनट रुकिएगा। तो चलिए देखते हैं, इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैथोलिथ। क्या पढ़ते हैं? बैथोलिथ। ये जो चट्टान निर्मित होती है वो अधिक गहराई पर निर्मित होती है, पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई पर निर्मित होती है और गुंबद के आकार में होती है, गुंबद के आकार में। ठीक है, इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो सैकड़ों किलोमीटर तक मिलती है, सैकड़ों किलोमीटर तक। ठीक है, किसके आकार में होते हैं? गुंबद के आकार में होते हैं। इन्हें पातालीय चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पातालीय चट्टान। जो मैंने बताई थी ना प्लूटोनिक, उसकी श्रेणी में इसे रखा जाता है। बैथोलिथ को गुंबद के आकार के है, बहुत बड़ा गुंबद पाया जाता है। ऊपर की सतह इसकी खुरदरी पाई जाती है। ऊपर की सतह कैसी पाई जाती है? खुरदरी। ठीक है, और इसके ढाल तीव्र पाए जाते हैं। ढाल क्या पाए जाते हैं? तीव्र पाए जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ों वर्ष बीतने के बाद जब ऊपर की चट्टान का क्या होता है? अपरदन होता है, तो ये चट्टानें दिखाई पड़ती है। लेकिन इनका क्या दिखाई देता है? केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, इनका आधार तो फिर भी दिखाई नहीं देता है। खुरदरी होती है, ढाल तीव्र होता है। कौन सी चट्टान है? बैथोलिथ। आकार कैसा होता है? गुंबद के आकार के। और कहाँ पर जमती है? अधिक गहराई में, अधिक गहराई में। और सर्वश्रेष्ठ इसका एग्जाम्पल मैंने कौन सा बताया था? ग्रेनाइट की चट्टान। तो ये किसका बना होता है? ये ग्रेनाइट का बना होता है। बैथोलिथ किसका बना होता है? ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। आ गई बात समझ में? ये तो हो गया बैथोलिथ। अब देखते हैं लेपोलिथ। क्या देखते हैं? लेकोलिथ। लेकोलिथ। लेकोलिथ और लेपोलिथ लगभग एक समान होते हैं, लेकिन उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो लेकोलिथ जो होता है वो सतह के नीचे, बताया था मैंने, मध्यवर्ती चट्टानों में आता है। उद्गारित होने से पहले ही सतह के नीचे परतों में जम जाता है। तो ये क्या होता है? सतह के नीचे होता है। सतह के नीचे, सतह के नीचे होता है। ये तो अधिक गहराई में थे और ये केवल सतह के नीचे है। और इसका आकार कैसा है? इसका आकार भी गुंबद रूपी है। इसका आकार भी कैसा है? गुंबद रूपी। ठीक है, गुंबद रूप आकार है ऐसा। ठीक है, और ऐसी जो चट्टान होती है, ठीक है, उनका जो ढाल होता है वो कैसा होता है? उत्तल ढाल होता है। कैसा ढाल होता है? उत्तल ढाल होता है। याद रखना, लेकोलिथ का ढाल कैसा होगा? उत्तल ढाल होगा। अवतल ढाल ऐसा होता है। ठीक है, और उत्तल ढाल ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कौन सा ढाल है अपने पास? ये उत्तल ढाल है। ठीक है, लेकोलिथ का ढाल कैसा होता है? उत्तल ढाल होता है। और ये किसके समान दिखाई देती है? छतरी के समान। किसके समान? छतरी के समान। तो आपसे पूछा जाएगा छतरी के समान किसे कौन सा दिखाई देता है? लेकोलिथ। लेकोलिथ का ढाल भी पूछा सकता है, उत्तल ढाल। इसके अलावा नंबर 3 पर है, नंबर 3 पर है लेपोलिथ। नंबर 3 पर है लेपोलिथ। लेपोलिथ भी लेकोलिथ के समान है, लेकिन इसकी गुंबद रूपा आकृति होती है। लेकिन गुंबद रूपी क्या होता है? उल्टा गुंबद। जैसे ये होता है ना, ये उल्टा गुंबद। ऐसा होता है उल्टा गुंबद। वो तो ऐसा था, ये तो गुंबद तो ऐसा होता है ओरिजिनल में, लेकिन ये क्या है? लेपोलिथ उल्टा गुंबद। उल्टा गुंबद की आकृति में होता है। उल्टा गुंबद होगा तो ये ढाल कैसा होगा? ये कैसा ढाल होगा? अवतल ढाल होगा। अवतल ढाल होगा। किसके समान दिखाई देगा? बेसिन के समान दिखाई देगा। और बेसिन के समान कौन सी आकृति बनती है? तस्तरी नुमा। तस्तरी नुमा। तस्तरी ऐसी तो होती है, ऐसी। ठीक है, तस्तरी ऐसी होती है। तो लेपोलिथ उल्टा गुंबद होता है, ढाल कैसा होता है? अवतल होता है, बेसिन के समान दिखाई देता है, और तस्तरी नुमा आकृति इसकी दिखाई देती है। ठीक है, आगे बात समझ। ये भी सतह के नीचे जमता है। नेक्स्ट है फैकोलिथ। कौन सा? फैकोलिथ। आपको याद रखना है, इसमें अंतर बता दिया है मैंने। लेकोलिथ गुंबद रूपी होता है, ढाल उत्तल होता है, छतरी के समान दिखाई देता है। लेको की छतरी याद रखना, लेको की छतरी। और ढाल आप लोग मुझे पता है, समझ लोगे। लेपो की तस्तरी। लेपो की क्या है? तस्तरी। उल्टा गुंबद है, ढाल अवतल है। और फैकोलिथ क्या होता है? फैकोलिथ होता है तरंगों के समान होता है। फैकोलिथ होता है तरंगों के समान जमता है। जब चट्टानों में अवतलन और वो क्या बोलते हैं उसे, अपनति और अभिनति बनती है। जैसे लहर होती है ना, लहर ऐसे ऐसे जमता है लेपोलिथ या फैकोलिथ। किस प्रकार जमता है? लहरों के समान। ये एक जगह पर तो खड्डा होगा और एक जगह पर श्रृंग होगा। ठीक है, तो खड्ड और श्रृंग, खड्ड और
श्रृंग के रूप में। श्रृंग बोलते हैं ऊपरी भाग को, खड्ड बोलते हैं नीचे वाले भाग को। ये होता है श्रृंग और ये होता है खड्ड या खड्डा या गड्ढा, ठीक है, खड्ड। किसके रूप में जमता है? श्रृंग और खड्ड के रूप में। लहरनुमा, लहरनुमा आकृति। कहाँ पर जम रहे हैं ये सब के सब? सतह के नीचे जम रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर धरातल पर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। फैकोलित क्या है? खड्ड और श्रृंग के रूप में, लहरनुमा आकृति के रूप में जमता है। अपनति और अभिनति के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो अपनति और अभिनति पाई जाती है उनमें, अपनति और अभिनति में, अपनति और अभिनति में, ठीक है। आ गई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है सिल। नेक्स्ट है सिल, नंबर 5 है सिल। सिल क्या होती है? जब लावा ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है तो पृथ्वी के अंदर चट्टानें होती हैं, उनमें आड़ी दरारें होती हैं। क्या होती है? आड़ी दरारें होती हैं। यहाँ से लावा आ रहा है, ठीक है, यहाँ से लावा आएगा तो ये लावा क्या होगा? यहाँ पर आकर के सो जाएगा, जैसे सोते हैं ना वैसे आकर के इसमें जमा हो जाएगा। किस रूप में? क्षैतिज रूप में। सिल किस रूप में मिलता है? क्षैतिज रूप में। ऊर्ध्वाधर तो खड़ा होता है और क्षैतिज लेटा हुआ होता है। तो सिल किस प्रकार मिलता है? क्षैतिज अवस्था में पृथ्वी के अंदर की सतह के नीचे जो परतें पाई जाती है खाली जगह, उनमें जा कर के जम जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिल कहते हैं। लेकिन जब इस सिल की जो मोटाई है वो कम हो जाए, सिल क्या होता है? अधिक मोटाई का होता है। सिल अधिक मोटाई का होता है, लिखते चलना। सिल क्या होता है? अधिक मोटाई का। लेकिन जब इस सिल की मोटाई कम होती है, यानी कि जब ये सिल पतला होता है, पतला सिल क्षैतिज अवस्था में है, तो पतले सिल को क्या बोलते हैं? शीट बोलते हैं। पतले सिल को क्या बोलते हैं? शीट बोलते हैं। जब सिल की मोटाई अधिक होगी तो उसे सिल बोलेंगे, लेकिन जब ये पतला होगा, बिल्कुल पतला होगा, दरारें छोटी छोटी होंगी, पतली पतली होंगी, तो उसे क्या बोलते हैं? शीट बोलते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है डाइक। क्या बोलते हैं? डाइक। डाइक और कितने नंबर का है ये? 5 नंबर का या 6 नंबर का? 6 नंबर का। डाइक क्या बोलते हैं? डाइक। ये भी एक आकृति है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों की। डाइक जो होता है वो सिल के बिल्कुल अपोजिट होता है। सिल के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? सिल तो होता है आड़ा लेटा हुआ, ठीक है, लेकिन डाइक क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रूप में होता है, लंबवत, दीवार की तरह, दीवार की भांति, दीवार की भांति होता है। कई 100 मीटर से लेकर के सैकड़ों किलोमीटर तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में, लंबवत रूप में, ठीक है। डाइक होता है लंबवत रूप में और सिल होता है लेटा हुआ क्षैतिज रूप में। तो यहाँ पर चित्र बना लेना आप लोग, डायग्राम बना लेना। यहाँ पर लिख देना सिल और यहाँ पर लिख देना डाइक, ठीक है। आ गई बात समझ में? सभी चीज़ें बता दी मैंने। बैथोलिथ पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक अंदर में पाया जाता है, ठीक है। जब अपर्दन होता है तो केवल इसका टॉप दिखाई देता है, इसका आधार कभी दिखाई नहीं देता। इसके बाद में पृथ्वी के अंदर कुंभद रूपा आकृति बनती है, ठीक है, कुंभद रूपा आकृति बनती है। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेकोलिथ बोलते हैं, ठीक है, लेकोलिथ बोलते हैं, इसे लेकोलिथ बोलते हैं। लेकोलिथ छतरीनुमा आकृति है। लेकिन जब यही आकृति ऐसे उल्टी गुंबद रूपा बनती है, उल्टी गुंबद नुमा बनती है, तो इसे बोलते हैं लेपोलिथ। क्या बोलते हैं? लेपोलिथ, ठीक है। आगे बात समझ में। इसका ढाल उत्तल होता है और इसका ढाल अवतल होता है। इसके बाद में फैकोलिथ है। फैकोलिथ मैंने बताया था कि ये क्या बनते हैं? लहरनुमा बनते हैं। क्या बनते हैं? लहरनुमा। तो ये हो गए फैकोलिथ। फैकोलिथ। शीट हो गई, शीट क्षैतिज अवस्था में बनती है, ये हो गई शीट। और ये जो हो गई वो हो गई डाइक, ठीक है। आगे बात समझ में, ये डाइक हो गई। अगर आप चाहो तो इसे बना सकते हो। ये बैथोलिथ हो गया, बैथोलिथ। सिल की मोटाई कम होगी तो उसे क्या बोलते हैं? शीट बोलते हैं, ठीक है। डाइक दीवारनुमा है ऊर्ध्वाधर रूप में, और सिल क्षैतिज अवस्था में है। फैकोलिथ लहरनुमा, लेपोलिथ उल्टा गुंबद, लेकोलिथ सीधा गुंबद,
और बैथोलित डोम शेप होता है धरातल के अंदर गहराई में पातालीय शेल। ठीक है, आगे बात समझ। ये हो गई आपकी आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टानों में भी अंतर्वेदीय आग्नेय चट्टानें पूर्ण हो चुकी है। अब बाकी कौन सी रह गई? बहिर्वेदीय आग्नेय चट्टान। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान पढ़ते हैं अपन। ठीक है, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान के बस के इतना जानेंगे कि बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान होती क्या है। बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान होती क्या है? बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान वे होती है कि जब लावा धरातल पर आकर, जब लावा नहीं, जब मैग्मा धरातल पर आकर लावा के रूप में जमता है, लावा के रूप में जमता है। वहाँ पर तो मैग्मा क्या था? अंदर ही जम गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है? जब मैग्मा धरातल पर बाहर आकर के, धरातल पर बाहर आकर लावा के रूप में जमता है, उसे बोलते हैं बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। ये बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ये आग्नेय चट्टान भी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। केवल इनका नाम पता ध्यान होना चाहिए कि बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहला जो प्रकार है वो है विस्फोटक प्रकार की। कौन से प्रकार की? विस्फोटक प्रकार की। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोजिव। एक मिनट रुकना। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लोजिव। और नंबर 2 है शांत प्रकार की। इसे बोलते हैं क्वाइट या फिशर। ठीक है, इसकी केवल विशेषताएं याद रखनी है। विस्फोटक प्रकार की से किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विस्फोटक प्रकार की जो आग्नेय चट्टान है, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, किसका निर्माण होता है? ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। और शांत प्रकार का जो लावा होता है वो पतला भी होता है। ठीक है, और इससे किसका निर्माण होता है? पठार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पठार का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? पठार का निर्माण होता है। विस्फोटक प्रकार में पर्वतों का निर्माण होता है और शांत प्रकार में पठार का निर्माण होता है। केवल इतना याद रखना है आप लोगों को। बहिर्वेदी चट्टान क्या होती है? जब मैग्मा धरातल पर बाहर आकर लावा के रूप में जमता है, उसे बोलते हैं बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। कितने प्रकारों में बांटा गया है? 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक है विस्फोटक प्रकार की एक्सप्लोजिव टाइप, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। एक है शांत प्रकार की ज्वालामुखी। शांत प्रकार का जो आग्नेय चट्टान है वो है क्वाइट या फिशर बोलते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? पठार का निर्माण होता है। ये इसकी जो चट्टानें होती है वो कठोर होती है और इसकी चट्टानें नरम होती है। इतनी भी नरम नहीं होती है कि चाहे जो ही फावड़ा लाल करके खोद कर ले जाए, लेकिन इसकी तुलना में, इस विस्फोटक प्रकार की तुलना में जो शांत प्रकार की चट्टानें हैं वो अधिक नरम होगी। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, अब जो हम चट्टानें देखेंगे वो कौन सी चट्टानें देखेंगे? अवसादी चट्टानें देखेंगे। ठीक है, आग्नेय चट्टान अपन लोगों ने पढ़ ली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जो सुधार करवाना चाहेंगे वो मैं सुधार करूँगा। बिना गलती के बताए हुए कोई भी सुधार नहीं होता। गलतियों में सुधार होता है। तो आप मुझे अपनी गलती बताइए, मेरी गलती बताइए, ताकि उसमें मैं सुधार कर सकूं। स्पीड से पढ़ाना है, ये जो स्पीड है वो चल रही है वो पढ़ाना है, या फिर धीरे धीरे रेंगते हुए पढ़ाना है, आप मुझे बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन लोग अवसादी चट्टानें। 2 चट्टानें रहेगी, छोटी छोटी चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। और इसके बाद में लास्ट में पढ़ेंगे अपन शैल चक्र क्या होता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान अपन लोगों ने पढ़ ली है।